हेलो एवरीवन, इस वीडियो से मैं इलस्ट्रेशंस लेने वाला हूँ प्रिज्म टॉपिक पे। अगेन, अगर आपने प्रिज्म टॉपिक नहीं पहले पढ़ा हुआ है, पहले उसको पढ़ लो अच्छे से, वो वीडियो अच्छे से देख लो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि मेरा स्टाइल क्या होगा एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस को करने का। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अ 60 डिग्री प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। एक 60 डिग्री प्रिज्म देकर है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री देकर है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1.5 के बराबर है। और यहां पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डिविएशन फाइंड करना है, आपको मिनिमम डिविएशन फाइंड करना है, आपको यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस फाइंड करना है मगर मैक्सिमम डिविएशन के लिए, और आपको यहां पे मैक्सिमम डिविएशन फाइंड करना है। क्वेश्चन जो है मैं बोल सकता हूं कि इसके 4 पार्ट्स है, ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस है आपके यहां पे, और कुछ वैल्यूज आपको यहां पर देकर है, तो इन वैल्यूज को हम आगे जाके क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देखते जाओ। अगर मैं पहले बात करूं मिनिमम डिविएशन की, मिनिमम डिविएशन के लिए पहले मैं एक प्रिज्म ड्रॉ कर सकता हूं। अब देखते जाओ, मिनिमम डिविएशन के लिए मैं एक प्रिज्म ड्रॉ करता हूं, और प्रिज्म का आपको एंगल यहां पर देकर है 60 डिग्री, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वो आपका यहां पे 1.5 देकर है, ये आपका म्यू का वैल्यू है। तो अभी तक कहीं पर भी कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब पहले बात करनी है मिनिमम डिविएशन की। हमने पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो प्रिज्म में पढ़ा था वो ये था कि जो आपका म्यू होता है इट इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। न्यूमरेटर में जो आपके साइन का आर्ग्यूमेंट है ना, दैट इज एक्चुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डिविएशन। एक बार और, जो आपके न्यूमरेटर में साइन है उसका जो आर्ग्यूमेंट यहां पर है, यही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, कंप्लीट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डिविएशन। तो देख लो, डायरेक्ट अगर आपको पहले ये पता होगा, आप तो डायरेक्टली बोलोगे कि आपका इस फॉर्मूला में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डिविएशन है इट इज डेल्टा मिनिमम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2। तो कहीं पे कोई इश्यू आपको अभी तक नहीं होगा। तो दैट मींस मुझे इस आर्ग्यूमेंट को पहले फाइंड करना होगा। इस आर्ग्यूमेंट को फाइंड किया तो क्या मिल जाएगा, आई नॉट मिल जाएगा। आई नॉट मिल गया, ए पता है, 2 पता है, आप क्या निकाल सकते हो, मिनिमम डिविएशन। आपके पहले दोनों पार्ट्स यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि चलो पूरे आर्ग्यूमेंट को निकालते हैं। पूरा आर्ग्यूमेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा, तो आपने आई नॉट को निकाल दिया, फिर वहीं से आपका क्या निकल जाएगा, मिनिमम डिविएशन। जरा इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। म्यू का वैल्यू आपको 1.5 देकर है, इट इज इक्वल टू, अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपका साइन अपनी जगह पे रहेगा, और इस सारे की जगह पे मैं यहां पे आई नॉट लिख सकता हूं, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द मिनिमम डिविएशन। तो मैं आई नॉट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। साइन अपनी जगह पर, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पर 60 डिग्री देकर है, तो 60 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ना, देयरफॉर जो आपका साइन आई नॉट होगा इट इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स साइन 30 डिग्री। अब देख लो, 1.5 तो अपनी जगह पर है। अगर मैं साइन 30 की बात करूं, साइन 30 आपका 1/2 के बराबर होता है, इसको आप 0.75 लिख सकते हो। तो यहां पर अगर मैं आई नॉट की बात करूं, आई नॉट आपका होने वाला है साइन इनवर्स 0.75। आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पर देकर होगा कि जो आपका साइन इनवर्स 0.75 होता है, ये 49 डिग्री के बराबर होता है। तो आपका यहां पर जो आई नॉट का वैल्यू है इट इज सिंपली 49 डिग्री। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैं बात यहां पे करूं, आपने यहां पे सिंपली निकाल दिया मिनिमम डिविएशन के लिए क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसी से आप क्या निकाल सकते हो, इसी से आप निकाल सकते हो मिनिमम डिविएशन भी। देख लो कैसे, आप यही आई नॉट इक्वल टू 49 डिग्री यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि आई नॉट का वैल्यू 49 डिग्री है। मिनिमम डिविएशन आपको निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री देकर है, और डिवाइडेड बाई 2। आप 2 को यहां ट्रांसपोज कर दो, आप 2 को यहां ट्रांसपोज कर दो, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 49 डिग्री, इट इज इक्वल टू डेल्टा मिनिमम प्लस आपका 60 डिग्री। अब यहां पर अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपका 98 डिग्री आ जाएगा, फिर माइनस 60 डिग्री कर दोगे, क्योंकि आप इसको ट्रांसपोज कर सकते हो, ये आपका मिनिमम डिविएशन आ जाएगा। तो आपका जो मिनिमम डिविएशन होने वाला है वो सिंपली आपका 38 डिग्री होने वाला है।
तो आप देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आप देख लो कि फॉर्मूला को कैसे यूज किया। अच्छा, फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि जो न्यूमरेटर में साइन का आर्ग्यूमेंट है वही किसके बराबर, आई नॉट, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डिविएशन। तो मिनिमम डिविएशन को हमने अच्छे तरीके से हैंडल यहां पे किया। तो आप देख सकते हो कि क्या तरीका था मेरा हैंडल करने का, आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को हैंडल किया करो। अब देख लो, मैक्सिमम डिविएशन की बात करनी है, मिनिमम डिविएशन तो हो गया, चलो मैक्सिमम डिविएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम डिविएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देख लो, मैक्सिमम डिविएशन के लिए आपको बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालो। आप चेक कर लो, एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल लो। तो अगर एंगल ऑफ इमर्जेंस निकालना है, वो अननोन है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप खुद से 90 डिग्री ले लो। समझने की कोशिश करो, मैक्सिमम डिविएशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो सकता है, तब जाके आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो आप निकालोगे। एक स्टाइल ये होता है ना, या आपके पास स्टाइल ये होता है कि मैक्सिमम डिविएशन के लिए आपको बोला जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, एंगल ऑफ इमर्जेंस आपका 90 डिग्री होने वाला है। तो यहां पर आपको बोला क्या जा रहा है, आपको बोला जा रहा है इमर्जेंस एंगल निकालो मैक्सिमम डिविएशन के लिए। अगर इमर्जेंस एंगल मैक्सिमम डिविएशन के लिए निकाल रहे हो तो आपको खुद ब खुद इंसिडेंट एंगल कितना लेना पड़ेगा, 90। यही तो पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में। तो जिन्होंने नहीं देखा, अगर आप देख रहे हो वीडियो और आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, पहले वहां देखो कि हमने किस तरीके से वहां पे मैक्सिमम डिविएशन को हैंडल किया हुआ है। तो कंटिन्यू मैं करता हूं, आप देखते जाओ। यहां पे मैक्सिमम डिविएशन के लिए आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 90 डिग्री लेना पड़ेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, चलो मैं डायग्रामेटिकली दिखाता हूं। मैक्सिमम डिविएशन के लिए आप यहां पर गेजिंग इंसिडेंस दिखाने वाले हो, ये गेजिंग इंसिडेंस है, तो ये आप 90 डिग्री लेने वाले हो। आपको पता है कि जब भी आपका लाइट यहां पर रेयर मीडियम से गेज करता है, सो जब रिफ्रैक्शन होता है वो क्रिटिकल एंगल पे होता है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट यहां पे फॉलो होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला एंगल आपका क्रिटिकल एंगल थीटा सी होगा। तो फिर यहां पर अगेन मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाला हूं, और ये वाला एंगल आपका यहां पर R2 होता है। और फिर आप यहां पर देखोगे लाइट इमर्ज होगी, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इमर्जेंस। और यही तो आपको फाइंड करना है। अब यहां पे पूरा सिनेरियो जो है ये मैक्सिमम डिविएशन के लिए डील किया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिया, 90। मैंने पहले ही ग्रेजिंग इंसिडेंस लिया। अगर ग्रेजिंग इंसिडेंस नहीं ना लूं तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता है। तो आप देखते जाओ यहां पे, अगर मैं पहले क्रिटिकल एंगल की बात करूं, क्रिटिकल एंगल आपका होता है ना साइन इनवर्स 1/μ। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं ना, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब यहां पर 1 अपनी जगह पे, म्यू का वैल्यू 1.5 है, तो आप इसको लिख सकते हो ना साइन इनवर्स 10/15, क्योंकि 1.5 आप लिख सकते हो 15/10, 10 ऊपर चला जाएगा 10/15, और आप इसको लिख सकते हो 2/3 के फॉर्म में। तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स 2/3, और इसी को अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, ये आ जाएगा साइन इनवर्स 0.6667। अच्छा, यहां पर अगेन आप देख लो कि आपको यहां पे साइन इनवर्स 0.6667 42 डिग्री के आसपास का देकर है, तो आपका जो क्रिटिकल एंगल यहां डायरेक्टली आ जाएगा वो 42 डिग्री के बराबर आप ले लोगे। इससे हुआ क्या, क्रिटिकल एंगल निकालने से होगा क्या, क्रिटिकल एंगल आपने निकाला ना, अब आप R2 निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री देकर है। आपको पहले ही पता है कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो आपका R1 प्लस R2 के बराबर होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, R1 आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर है, जो कि अभी हमने कितना निकाला 42 डिग्री, तो वो आप 42 डिग्री यहां पर ले लोगे। और R2 का जो वैल्यू है वो तो नहीं पता ना आपको, उसको आपको इवैल्यूएट करना होगा, तो R2 का वैल्यू आपको नहीं पता, मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। सो R2 जो आपका होने वाला है, इट विल बी 60 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और ये आपका 18 डिग्रीज आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। अच्छा, R2 का वैल्यू निकल गया, अब E निकालना है। कैसे निकालोगे, स्नेल्स लॉ यूज करके, क्योंकि R2 पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है इस मीडियम का 1.5 है, तो आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो ना। जरा स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ ऑन मैट सरफेस, मैं इसको 2 भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये आपका मैट सरफेस 2 होता है, ये आपका 2 मैट सरफेस होता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, पहले 1.5 लिखो, 1.5 इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम में नॉर्मल के साथ R2 एंगल बन रहा है, तो साइन R2 आप लिखने वाले हो। इट इज इक्वल टू, यहां पर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंगल यहां पे E एनक्लोज हो रहा है नॉर्मल के साथ, सो 1 टाइम्स साइन E आ जाएगा आपके पास।
बहुत आसान है। अब जरा फर्दर देख लो, 1.5 अपनी जगह पे, यहां पर आप लिख सकते हो ना साइन 18 डिग्री, इट इज इक्वल टू साइन ई। अब देख लो साइन 18 डिग्री बहुतों को पता भी नहीं होगा, बट अगेन आप यहां पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। देख लो कहने का मतलब क्या है, आपको यहां पर 1.5 इंटू साइन 18 डिग्री देकर है ना, तो आपको पहले ही इस 18 डिग्री को पता है कि 18 डिग्री आपका 30 से कम वैल्यू है, तो आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो अप टू 30 डिग्री, तो कर लो यहां पे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज। मगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए इस 18 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो। 18 डिग्री को किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियंस में, तो 1.5 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय साइन, आप इसको लिख सकते हो ना पाई बाय 10। देख लो कैसे, पाई कितना होता है 180 डिग्री, डिवाइड 10 से कर दो, कितना आ जाएगा 18 डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं ना कि आपका साइन पाई बाय 10 आपके पास आ जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन ई। तो कहने का मतलब कि जो आपका साइन ई होगा ये 1.5 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर आप साइन पाई बाय 10 की जगह क्या आप लिखने वाले हो, पाई बाय 10, तो आप पाई बाय 10 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मुश्किल मत है कहीं पे। अब जरा देख लो, आप इसको लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 10, मुश्किल मत है कहीं पे। तो ये आप देख सकते हो कि स्टाइल क्या बन रहा है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये तो वरना आपके पास आ जाता, अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0.314, बट मैं इसको लिख रहा हूं 0.30, तो मैं यहां पे थोड़ा सा क्या ले रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं। अब आप देख लो यहां पर 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होता है, 45 होता है ना, तो आपके पास यहां पर जो साइन ई है इट इज इक्वल टू, अगर आप यहां पर देखोगे 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 वो कितना आपके पास होता है 45, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 0.45 बनेगा। तो ई का जो वैल्यू होगा, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर जो आपका ई होगा इट विल बी साइन इनवर्स 0.45। तो यहां पर मैं थोड़ा लिखता हूं, आपका जो ई है वो सिंपली आ रहा है साइन इनवर्स 0.45। अब चेक कर लो, वो वैल्यू ये है ना आपका यहां पर। हाँ, अब आप सोचो कि यहां तो 4-6 है, बिल्कुल सही, आप यहां पे अप्रोक्सीमेशन लो मत। अगर यहां अप्रोक्सीमेशन नहीं लोगे, कैलकुलेट पूरा अच्छे तरीके से करोगे तो यही मिलेगा। बट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं तो क्लोजर वैल्यू की तरफ जा रहा हूं। मुझे यहां पे 0.45 मिला, ये 0.45 नहीं है, ये 0.45 नहीं, ये 0.45 के आसपास का है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूं और मैं लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू, बिकॉज साइन इनवर्स 0.46 इज 28 डिग्री, तो साइन इनवर्स 0.45 की जगह पर मैं 28 डिग्री लिख सकता हूं। ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, बट फॉर मैक्सिमम डेविएशन। दूसरा पार्ट इसका है मैक्सिमम डीविएशन निकालो, मैक्सिमम डीविएशन निकालो। देख लो, मैक्सिमम डीविएशन आप निकालोगे, आपको पता है कि मैक्सिमम डीविएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म आप कर लेते हो, यही आपका डीविएशन का फॉर्मूला होता है। मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह 90 डिग्री लिखना है, तो जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस की जगह 90 लिखा, उसी वक्त ये डीविएशन मैक्सिमम डीविएशन में कन्वर्ट हो गया। फर्दर आप क्या लिखोगे, प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस वो तो 28 डिग्री है, माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म वो आपका 60 डिग्री है। तो ये आप देख सकते हो 90 आपका 118 डिग्री आ जाएगा, माइनस आप 60 डिग्री कर दोगे। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये आपका 58 डिग्री के आसपास का आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। तो अब यहां पर अगर हम एंगल आई की बात करें तो ये भी हमने कैलकुलेट किया, मिनिमम डीविएशन की बात करें वो भी फाइंड किया, एंगल ई की बात करें मगर मैक्सिमम डीविएशन के लिए वो भी फाइंड किया, और मैक्सिमम डीविएशन 58 डिग्री भी हमने फाइंड किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, आप सिंपली वीडियो को पॉज कर सकते हो, पहले खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। आप सिंपली 2 से 3 मिनट ले लो, और अगर 2 से 3 मिनट में आप ये क्वेश्चन को कर पा रहे हो, बहुत अच्छा, आपका प्रिज्म का कॉन्सेप्ट सही जा रहा है। अब फिलहाल के लिए मैं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इक्विलेटरल प्रिज्म देखकर है, अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तो आपके पास एंगल ऑफ प्रिज्म जो यहाँ पर होने वाला है दैट इज 60, या आपके पास जो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म होने वाला है दैट इज 60 डिग्री। फर्दर बात कर रहा हूं, ये डेविएट कर रहा है एक रे को थ्रू 40 डिग्री, तो आपका डेविएशन एंगल आपको यहां पर देकर है कि आपका डेविएशन यहां पर 40 डिग्री का हो रहा है। बहुत सिंपल है। फॉर 2 इंसिडेंट एंगल्स, आपको पता है कि अगर एक इंसिडेंट एंगल आप लोगे ना आई, दूसरा इंसिडेंट एंगल आपको इमर्जेंट एंगल लेना पड़ेगा, बिकॉज दीज 2 एंगल्स आर इंटरचेंजेबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट मींस आपने पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर लिया, आई के बराबर, डीविएशन आएगा 40, फिर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो ई के बराबर,
तो तब भी जाके आपका डिविएशन एंगल क्या आएगा 40। एक बार और मैं इसको बोलता हूं थोड़ा डिफरेंट तरीके से। आप एंगल ऑफ इंसिडेंस आई ले लो, तो वहां पर आप देखोगे कि दूसरे साइड से प्रिज्म पे क्या आ जाएगा, इमर्जेंट एंगल ई। ठीक है, फिर इसी इमर्जेंट एंगल को नए केस में बना दो इंसिडेंट एंगल, आप देखोगे डेविएशन आपको सेम मिलता है। तो अगेन आई एंड ई दे आर इंटरचेंजेबल। तो अब यहां पर फर्दर अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर दो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, एक आई ले सकते हो दूसरा ई ले सकते हो, इन्हीं को आपको कैलकुलेट करना है। और यहां पर आपको देकर है कि दो इंसिडेंट एंगल जो है वो डिफर कर रहे हैं बाय 20 डिग्री। तो दैट मींस पहले ही आपको देकर है यहां पे कि आई माइनस ई जो है वो 20 डिग्री के बराबर है। तो यहां पर मैंने आई को बड़ा माना होगा, ई को छोटा माना होगा, तभी जाके मैं आई माइनस ई किसके बराबर लिख रहा हूं, 20 डिग्री के बराबर। आप e माइनस आई भी 20 के बराबर लिख सकते थे। तो दैट मींस ये पहला इक्वेशन आपके पास है। अच्छा, डीविएशन का इक्वेशन अगर आप याद करोगे तो i प्लस ई, ये आपके पास माइनस ए, दिस इज योर डीविएशन इक्वेशन। अब डीविएशन आपको 40 डिग्री देकर है ना यहाँ पे, तो इसमें कुछ मुश्किल है नहीं। अब यहां पर फर्दर बात करेंगे, आई नहीं पता, ई नहीं पता, मगर एंगल ऑफ प्रिज्म आपको 60 डिग्री पहले से ही पता। इस 60 को यहां ट्रांसपोज कर दो तो आई प्लस ई समेशन ऑफ एंगल्स आपका 100 डिग्री के बराबर आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन 2। आपको नहीं लगता इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप सॉल्व कर सकते हो और आई और ई का वैल्यू निकाल सकते हो? तो कर लो सॉल्व। आपके पास इक्वेशन क्या बन रहा है, एक तो आपके पास i प्लस ई जो है वो 100 के बराबर आ रहा है, दूसरा आपका i माइनस ई जो है आपके पास वो 20 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो यही आ रहा है ना, तो ऐड कर लो दोनों इक्वेशंस को। ट्वाइस i आपका यहाँ पे 120 डिग्री के बराबर आएगा, तो i का वैल्यू आपका यहाँ 60 डिग्री आ जाएगा। दैट इज योर वन ऑफ इंसिडेंट एंगल। वन ऑफ द इंसिडेंट एंगल्स आपका कितना है, 60 डिग्री। दूसरे की अगर मैं बात करूं, आपको यहां पे पता है कि i माइनस ई आपका 20 डिग्री के बराबर है, तो i का वैल्यू तो 60 डिग्री आ गया। आप e को यहां ट्रांसपोज करो, 20 को यहां ट्रांसपोज करो, तो 60 माइनस 20 डिग्री आपका e के बराबर, तो e का वैल्यू आपका 40 डिग्री के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स वो कौन से दो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिनके लिए आपका जो प्रिज्म है वो सेम डिविएशन एंगल 40 डिग्री दिखाने वाला है, एक 60 डिग्री दूसरा 40 डिग्री। पहले आप 60 डिग्री पे लाइट को इंसिडेंट करो, डिविएशन एंगल कितना आएगा 40। फिर आप लाइट को इंसिडेंट करो 40 डिग्री पे, तब भी डिविएशन एंगल कितना आएगा, तब भी डिविएशन एंगल आपका 40 डिग्री आएगा। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा फोकस कीजिएगा इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑन वन फेस ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म अ लाइट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली। हाँ, स्ट्राइक्स नॉर्मली यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्ट्राइक्स नॉर्मली यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्दर आपका जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 3/2 देकर है। आपको यहां पे इवैल्यूएट या फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रे दैट लीव्स द प्रिज्म। तो कहने का मतलब आपको पहले डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम में समझना होगा कि रे कहां से लीव कर रहा है फ्रॉम द प्रिज्म, तब जाके आप उस रे के बीच में जो ना लीव कर रहा होगा प्रिज्म से और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल निकाल सकते हो। या आप बोल सकते हो कि आपको एक स्टाइल से यहां बोला गया है डीविएशन एंगल निकालो, क्योंकि यहां पर इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ और आपका रे प्रिज्म से कहां निकल रहा है वो उसका फाइनल पाथ, तो वहां पर आप अगर इन दो रेज के बीच का एंगल निकालते हो ना, वो एक हिसाब से डीविएशन एंगल होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह स्ट्राइक्स नॉर्मली। स्ट्राइक्स नॉर्मली का मतलब होगा कि रे जो यहां पर है वो डायरेक्टेड होगी अलोंग द नॉर्मल। अगर आपकी रे डायरेक्टेड है अलोंग द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री के बराबर होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री के बराबर होता है, आपको पहले ही पता है कि जो हमने डायग्राम बनाया है, आप देख लो, मैं दिखाता हूं एक बार, कि आपने पहले ही देखा हुआ है कि डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच का जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस स्टाइल का होता है। और यहां पर इस वाले पार्ट में जो आपका ये वाला पार्ट होता है ना ग्राफ का, इस वाले पार्ट के जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंसेस है वहां पे कोई डेविएशन का कर्व नहीं आता है। क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया में या इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के रेंज में आपका टीआईआर होता है। तो दैट मींस अगर मैं 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा हूं, मुझे चेक करना पड़ेगा कहीं प्रिज्म में टीआईआर तो नहीं हो रहा है। अब पहले अगर मैं बात करूं, क्या प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं? आप निकाल सकते हो ना, क्रिटिकल एंगल थीटा सी, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, और जो आपका साइन थीटा सी है इट इज इक्वल टू 1/μ, विच इज इक्वल टू, आपको म्यू तो 3/2 देकर है, बट आपको म्यू का रेसिप्रोकल लेना है, तो वो आपका 2/3 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.667। तो आप देख लो, मैंने क्रिटिकल एंगल यहां पे निकाल दिया, तो कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब मैं प्रिज्म का डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम में देखते हैं कि क्रिटिकल एंगल का कंडीशन कहां फिट करेंगे। तो देखते जाओ, अगर यहां पर मैं ये प्रिज्म ले रहा हूं, ये आपका इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म का मतलब आपका प्रिज्म एंगल यहां पे कितना होने वाला है, ये आपका 60 डिग्री होने वाला है। लाइट रे आपकी यहां पर नॉर्मली आ रही है,
ये नॉर्मली आ रही है, तो लाइट रे अगर आपकी यहां पे नॉर्मली आ रही है तो ये एंगल आपके पास यहां पर 90 डिग्री होने वाला है मैट सरफेस के साथ। मगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होने वाला है? 0। तो वो भी मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप सोचोगे यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है। नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ बन रहा है, लाइट रे अलोंग नॉर्मल आ रही है, आपका इंसिडेंट एंगल यहां पे 0 डिग्री है। इस चीज का टेक केयर करो। हाँ, मैट सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें कहीं पे डाउट नहीं है। अच्छा, ये 90 है, ये 60 है, तो इस ट्रायंगल में जो आपका ये ट्रायंगल यहां पे बन रहा है ना, इस ट्रायंगल में जो ये एंगल होगा, ये एंगल आपका यहां पर 30 डिग्री होगा, ये एंगल यहां पर आपका 30 डिग्री होगा। तो बहुत सही, अभी तक कहीं डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि रे जो है वो अनडीविएटेड प्रिज्म के अंदर ही चली गई, तो वहां पे रिफ्रैक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। अब जरा देख लो यहां पर, अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये जो एंगल आपके पास होने वाला है, ये वाला एंगल, ये होगा ना आपका 60 डिग्री, क्योंकि मैट सरफेस और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, ये तो ऊपर वाला 30 है, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 60। अब आपको पता है कि जो आपके पास ये एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस जो आपका है यहां पे, अगर ये बड़ा हुआ क्रिटिकल एंगल से तो TIR होगा, यही है ना। मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टेटमेंट वाइज, इफ 60 डिग्री is greater than critical angle, if 60 degree is greater than critical angle, TIR, या मैं यहां पे लिखता हूं, मैं लिख रहा हूं यहां पे, if 60 degree is greater than critical angle, अगर 60 डिग्री आपके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, TIR will happen। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि साइन 60 डिग्री अगर बड़ा हुआ साइन थीटा सी से, तब भी TIR होगा, क्योंकि छोटे एंगल का साइन छोटा ही होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है, बड़े एंगल का साइन बड़ा होता है, छोटे एंगल का साइन छोटा होता है। तो अगर आपका 60 थीटा सी से बड़ा होगा, तो 60 डिग्री का साइन जो है वो थीटा सी के साइन से बड़ा होगा। अब फर्दर यहां पर देख लो, आपको साइन थीटा सी का वैल्यू देकर है, साइन थीटा सी का वैल्यू आपको 0.667 देकर है, बिल्कुल सही। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। मैं यहां पे लिख रहा हूं √3/2, ये आपका क्या होता है? साइन 60 डिग्री। अब देख लो, मैं यहां पे कैलकुलेटर मत कुछ यूज कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली यहां पे वैल्यूज बोल सकता था। मुझे तो पहले से ही पता है कि यहां पर अगर आपके पास साइन थीटा सी 0.667 है, थीटा सी का वैल्यू किसके बराबर है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं ना, मैं तो डायरेक्टली देखकर बता सकता हूं कि थीटा सी का वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा। बट आपको मत पता है, तो आप एग्जैक्टली कैसे सिचुएशन को डील करोगे, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, √3 आपका यहां पर 1.71 के आसपास का होता है, डिवाइडेड बाई 2। इसका वैल्यू अगर आप इवैल्यूएट करोगे, ये आपका 0.855 इसके अप्रोक्सीमेट होता है। और अगर मैं यही वैल्यू अब साइन 60 की जगह पुट करूं 0.855, आपको नहीं लग रहा कि हां ये ट्रू है? जो आपके पास यहां पर 0.855 है वो बड़ा है ना आपका 0.667 से, तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट मींस आपका TIR हैपन होगा। TIR होगा इस केस में। अगर TIR होगा तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी जो लाइट रे है यहां पे, आप समझो यहां पर आपकी लाइट रे कुछ इस स्टाइल से जानी चाहिए, ये आपका 60 डिग्री है, और आपकी लाइट रे जो है वो 60 डिग्री पे यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिकॉज TIR हो जाएगा। अब इस सरफेस पे क्या होगा वो देखना है। जरा एक बार देख लो, अगर आपके पास ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ये तो 60 है ही है, क्योंकि आपका इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल 90 डिग्री होगा। लाइट रे जब यहां से आएगी तो वो अनडिविएटेड होके प्रिज्म के बाहर निकल जाएगी। तो कहीं पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, लाइट का एक्चुअल पाथ तो ये था, ये तो लाइट का एक्चुअल पाथ था, मगर फाइनली लाइट इस पाथ के थ्रू चली गई और यहां से उसने लीव करा। तो आपको नहीं लगता कि ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका वो रे है जो लीव कर रहा है प्रिज्म के, इन दो के बीच का एंगल ही आपको बोला गया था वो निकाल दो।
इन दो के बीच का एंगल ही आपको निकालना था ना। दैट मींस अब अगर आप यहां पर देखोगे, आपको बस ये वाला पार्ट देखना है कि ये वाला पार्ट किसके बराबर होगा। अगर आप ये वाला पार्ट निकाल सकते हो तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला पार्ट या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दो का समेशन जो है वो आपको सिंपली बता देगा कि इंसिडेंट रे और जो ये लीविंग रे है इनके बीच का एंगल कितना है। अब ये वाला पार्ट बहुत आसान है ना, देख लो कैसे, आप आराम से देखते जाओ। आपके पास यहां पर ये वाला एंगल आपको निकालना है यहां पे। अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन लोगे, आपका 60 + 60 + 30 प्लस ये एंगल 180 होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं। लेट अस सपोज ये आपका x है, आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे आप इस पॉइंट पे एक एंगल डिफाइन कर रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे वो 180 डिग्री होगा ना। तो अगर मैं बात यहां पे करूं तो आपके पास 60 + 60 + 30 + x ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर। ये बहुत आसान है। अब फर्दर देख लो, यहां पर 60 + 60 अगर आप देखोगे 120 + 30 150, आपका x यहां पे आ जाएगा 180 डिग्री माइनस ये आपका बन रहा है 150 डिग्री और यहां पर ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका 30 डिग्री आ गया। अगर x का वैल्यू आपको यहां पे 30 डिग्री मिल गया तो आपको नहीं लगता कि ये टोटल एंगल आपका 30 + 30 होगा। सो जो आपका आंसर यहां पे होने वाला है, जो कि एंगल आपको निकालना था वो ये वाला एंगल था, ये एंगल आपके पास जो थीटा होगा इट विल बी 60 डिग्री एंड दिस विल बी योर आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट इसमें बहुत ज़्यादा सीखने को था। सीखने को ये था कि कैसे हमने डील किया पहले कि टीआईआर की इक्वेशन या टीआईआर का कंडीशन जो है उसको कैसे हमने पहले डील किया, वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना। फिर वो डील करने के बाद डायग्रामेटिकली चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, खुद ही पता चल गया कि आपका यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फिगर शोन फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको फाइंड करना है। फिगर आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन फेस ए बी, तो फेस ए बी पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो आप, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको इवैल्यूएट करना है। ऑफ द प्रिज्म फॉर विच लाइट विल रीच फेस ए सी, तो लाइट आपका फेस ए सी पर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री बनाएगा। दिस इज सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दैट मींस क्वेश्चन आपको सिंपली ये पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को फाइंड करो, आपका एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस 60 डिग्री है। बस इतना क्वेश्चन आपको देकर है। और हाँ, इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी देकर है, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म भी देकर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली पहले क्या करते हैं, वो मिनिमम डीविएशन का इक्वेशन लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a/2। वहां से आप स्टार्ट नहीं करोगे क्योंकि मिनिमम डीविएशन के बारे में बोला ही नहीं गया है। फर्दर और एक पॉइंट अगर हम देखेंगे, यहां बेसिक फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। जैसे कि आपका ये एंगल जो है ये R2 है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि जो आपका गिवन एंगल यहां पे 60 डिग्री है, ये आपका R2 के बराबर है। तो अगर आप यहां पर पहले किसी तरीके से R1 निकालोगे, R1 निकालने के बाद इसी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ या इस मैट सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल जाएगा। अब फर्दर अगर मैं बात करूं, आपको पहले ही पता होता है कि A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ए का वैल्यू आपको 90 डिग्री देकर है, R1 आपका अननोन है, फाइंड कर लेंगे। R2 का वैल्यू आपको 60 डिग्री देकर है, दैट इज योर एंगल ऑफ सेकंड इंसिडेंस। यहां पर जो आपका R1 का वैल्यू आ जाएगा इट विल बी 30 डिग्री। फर्दर अगर मैं यहां पे बात करूं, आपका R1 वैल्यू यहां पर एंगल तो निकल गया 30 डिग्री। अब सिंपली आप यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। स्नेल्स लॉ का मतलब यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का 1 है तो मैं 1 लिखूंगा। यहां पर इस मीडियम में जो आपका नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, तो आप साइन I यहां पर लिखोगे। इट इज इक्वल टू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखो। इस मीडियम में इसी मैट सरफेस AB मैट सरफेस के लिए आपके नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है आपका रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज 30 डिग्री। आप साइन 30 डिग्री लिख दो यहां पे। तो अगेन आप यहां लिख सकते हो साइन I इट इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 डिग्री आपका 1/2 होता है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो साइन I है वो 1 के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। दैट मीन्स आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, जिसको आप ग्रेजिंग इंसिडेंस कह सकते हो। तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। अगेन अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा फर्दर और बात इसके बारे में करूं, यहां पर अगर आप इस पॉइंट पे भी स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे, आप लिख दोगे पहले ही 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री, ये आपका 2 टाइम्स साइन 60 डिग्री, क्योंकि मैं अब ये वाला मैट सरफेस ले रहा हूं, और एक इसके बराबर होगा 1 टाइम्स साइन ऑफ
ये आपका इमर्जेंस एंगल आपको लेना पड़ेगा। अब देख लो कि स्नेल्स लॉ डायरेक्टली कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं मैट सरफेसेस पे, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। एक फॉर्मूला पे डिपेंड मत करो। आपको जब पढ़ाते हैं ना प्रिज्म, बस वो फॉर्मूले वहां पे देते हैं, देखो जी प्रिज्म में ये फॉर्मूले हैं, तो वो एग्जैक्टली इस वाले पार्ट को स्किप करते हैं। दिस इज द एनालिसिस पार्ट। और जितना अच्छे तरीके से मैट सरफेस पे आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई आएगा करना, उतना आपका कमांड बन जाएगा टॉपिक पे। तो चलो फर्दर देखते हैं। यहां पर आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30 आपका √3/2 होता है। समझो अभी आप देखोगे मैं क्या बोलने वाला हूं, और ये आपका साइन ई के बराबर आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप बस देखते जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपका 2 और 2 कैंसिल होगा, आपका साइन ई जो है वो किसके बराबर आ रहा है, √3 विच इज इक्वल टू 1.71। बट आपका साइन जो है इट इज ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, मगर आपका साइन तो 1 से बड़ा आ रहा है। कहने का मतलब यहां रे इमर्ज होगी ही नहीं। अगर यहां रे इमर्ज नहीं होगी, आप देखोगे 60 डिग्री पे यहां पे TIR होने वाला है। सो यहां पर आपका TIR होने वाला है। देख लो मैं कैसे एनालाइज कर रहा हूं। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व सिर्फ नहीं किया, मैं थोड़ा और एक स्टेप आगे चला गया, ताकि यहां पर आप इस चीज को समझो कि अगर दूसरे मैट सरफेस पे हम अप्लाई करें स्नेल्स लॉ, हमारा साइन ऑफ इमरजेंस एंगल √3 के बराबर आ रहा है। आप चेक कर लो, 2 यहां पे, फिर साइन 60, बिल्कुल सही, 2 साइन 60, फिर इक्वल टू 1 टाइम्स आपका साइन ई। आप देख सकते हो 2 और 2 कैंसिल होगा, आपका साइन ई जो है वो √3 के बराबर, आपका साइन √3 के बराबर होता ही नहीं है। यहां पर साइन का वैल्यू जो है, साइन इज अ बाउंडेड फंक्शन जिसका वैल्यू 1 और -1 के बीच का होता है, तो आपके साइन का वैल्यू यहां 1.71 हो ही नहीं सकता। तो कोई भी रे यहां पर इमर्ज नहीं हो सकती है। तो ये जो कंट्राडिक्शन यहां पे अराइज हो रहा है, यही कंट्राडिक्शन आपको एक्सप्लेन करेगा, रादर आपको समझाएगा और आपको ये बोलेगा कि यहां पर जी TIR होने वाला है। तो चीजों को समझो। तो ये क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखते हैं। अगेन मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखाए, मैक्सिमम डिविएशन की बात की, मिनिमम डिविएशन की बात की। लास्ट पैटर्न जो मैं यहाँ पे आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, दैट इज कि अगर आप एक प्रिज्म का एक मैट सरफेस पॉलिश कर दोगे, तो यूजुअली वहां पे रिट्रेसिंग की बात होती है, और रिट्रेसिंग के लिए आपका लाइट रे आपके मिरर पर स्ट्राइक करना चाहिए परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे। तो चलो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं और समझते हैं। A prism has a refracting angle 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रिफ्रैक्टिंग एंगल है। यहीं पे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग बन गया, क्योंकि जब आप देखते हो ना इट हैज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री, आपको लगता है R1 देकर है 30 डिग्री। नहीं, R1 नहीं है 30 डिग्री देके, आपको यहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म देकर है 30 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री देकर है, ये चीज समझो पहले। उसके बाद आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के बराबर देकर है। तो चलो पहले एक प्रिज्म मैं यहां पे बनाता हूं। ये आपका प्रिज्म है, ये आपका ट्राइहेड्रल प्रिज्म है, और यहां पर 2 मैट सरफेसेस है, फर्स्ट मैट सरफेस, सेकंड मैट सरफेस, और यहां पर आपको 30 डिग्री एंगल देकर है। ये दिस इज 30 डिग्री, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे म्यू आपको 2 के बराबर देकर है। चलो कंटिन्यू करते हैं। वन ऑफ द मैट सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज पॉलिश्ड टू मेक इट रिफ्लेक्टिंग। तो चलो यहां पर मैं इस मैट सरफेस को पॉलिश कर देता हूं। मैं यहां पर इस मैट सरफेस को यहां पे पॉलिश कर देता हूं। तो मैंने एक मैट सरफेस को यहां पर पॉलिश कर दिया, तो दूसरे मैट सरफेस पर मैं लाइट को क्या करूंगा, इंसिडेंट करूंगा। तो वही तो क्वेश्चन है, आपको देकर है फाइंड इंसिडेंस एंगल ऑफ लाइट रे ऑन अदर मैट सरफेस। आप लाइट को यहां पे इंसिडेंट करोगे, आप किस एंगल पर लाइट को इंसिडेंट करोगे सच दैट कि वो लाइट रे जब प्रिज्म के थ्रू जाएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी, मिरर को स्ट्राइक करने पे, रादर दूसरे मैट सरफेस को स्ट्राइक करने पे, वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। ये आपका क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगेन मैं यहां पे पढ़ता हूं, प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड म्यू इज इक्वल टू 2, वन ऑफ द मैट सरफेसेस ऑफ प्रिज्म इज पॉलिश्ड टू मेक इट रिफ्लेक्टिंग। Find incidence angle of light ray on other matte surface of prism so that after reflection the ray will retrace path of incidence। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलो डायग्राम बनाते हैं। यहां पर आपके पास ये इंसिडेंट रे होगी, जैसे कि मैंने बताया रीट्रेसिंग के लिए आपका लाइट रे इस मैट सरफेस पर इंसिडेंट होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, तो यहां पर आपकी लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी,
मगर 90 डिग्री पे आपके मैट सरफेस पे हिट करना चाहिए आपका लाइट रे। तो ऐसे कुछ अगर 90 डिग्री पे सरफेस पे यहां पर 90 डिग्री पे अगर ये हिट करेगा आपके इस मैट सरफेस को, तो आप देखोगे कि ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है वो इस मैट सरफेस के नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा। वो पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, उस चीज का भी आप टेक केयर करोगे। चलो कंटिन्यू करता हूं मैं यहां पे। तो ये एंगल आपका यहां पे 90 डिग्री है। अगर ये 30 है, ये 90 है, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये आपका क्या बन जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये तो पूरा नॉर्मल है ना, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। आप देख लो, जब मैंने क्वेश्चन को देखा ना, मुझे पूरा आइडिया मिला ये 90 है, ये 30 मुझे डायरेक्टली पता ही था, तो मैंने डायरेक्टली पहले 60 निकाला, 60 ये मिल गया तो ऑटोमेटिकली ये 30 है। अब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, स्नेल्स लॉ यूज करो ना। देख लो वापस स्नेल्स लॉ पे पहुंच गए, क्या कोई फॉर्मूला यूज किया? नहीं। और यही क्वेश्चन, रादर इसी पैटर्न का क्वेश्चन 2018 नीट में पूछा गया। आप चेक कर लेना, अपनी नीट चैंपियन को ओपन करो या किसी भी एक्सप्लोरर को ओपन करो, वहां पे देख लेना, बराबर इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा गया था नीट में आपके 2018 की 2019, इसी कोई भी इन दो में से किसी एक ईयर में। अब देख लो यहां पर, चलो स्नेल्स लॉ यूज करता हूं मैं लिखता हूं 1 टाइम्स साइन आई। अब बहुत सारे कंफ्यूज नहीं होना, 1 क्यों लिखा, क्योंकि इस मीडियम की बात हो रही है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एंगल नॉर्मल के साथ आई बन रहा है, तो साइन आई ले रहा हूं, इट इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है। अब आप 60 गलती से नहीं लेना, अब ये 60 लोगे तो गलत हो जाएगा। नॉर्मल के साथ आपका ये रिफ्रैक्टेड रे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, आप यहां पे साइन 30 डिग्री ले लो। तो मैं साइन आई लिख सकता हूं ना कि साइन आई इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 30 आपका 1/2 होता है, तो आपका जो साइन आई होगा वो आपका 1 के बराबर, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर इसको आप साइन 90 डिग्री लिख सकते हो। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो अगेन दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस, अगेन दिस इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस पे देखो कितने फिनोमेना यहाँ पे हो रहे हैं। ग्रेजिंग इंसिडेंस पे अगर आप लाइट को यहाँ लगाओगे, आप देखोगे वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी 90 पे, 90 पर स्ट्राइक तो करेगी ना, फिर क्या होगा, आपकी लाइट जो है वो अपना पाथ रीट्रेस करेगी, वो अपना पाथ यहाँ पर रीट्रेस करेगी और यहाँ पर इंसिडेंट रे के ही पाथ को फॉलो करेगी। तो ये आपका क्वेश्चन था। होपफुली ये फ्रूटफुल रहा होगा पूरा लेक्चर आपके लिए। अगेन मैंने कुछ क्वेश्चंस अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस आपको दिखाए, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस थे, बट अगर आप इनको अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, जितना मैंने प्रिज्म पर डिस्कशन किया है उसको पूरे को फॉलो करोगे ना, आप देखोगे कि आपका प्रिज्म वाला टॉपिक बहुत स्ट्रांग बनेगा। लास्ट ईयर प्रिज्म पे क्वेश्चन शायद नहीं पूछा गया, इस साल प्रिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगेन इस टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो जितना मैंने प्रिज्म दिखाया इसको अच्छे से पढ़ो और भी कुछ क्वेश्चंस खुद से करो। बाकी नेक्स्ट टाइम अगेन डिस्पर्शन ऑफ प्रिज्म जो है वो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आप अगर बुक्स पे देखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। प्रिज्म अभी हमने सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केसेस हमने समझे, हमने अभी डिस्पर्शन को पढ़ा नहीं। डिस्पर्शन आगे मैं पढ़ाने वाला हूं आफ्टर लेंसेज, तो तब जाके मैं डिस्पर्शन इन प्रिज्म भी कहने वाला हूं और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स की मैं बात करने वाला हूं। बट आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।